हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर अपन कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स को। लास्ट लेक्चर है, एडवांस के लिए है। जो मीन्स आज वाला लेक्चर अगर देखा जाए तो एडवांस वाले स्टूडेंट के लिए ओनली, जो एडवांस के लिए काम करना चाह रहे हैं वही है वीडियो वाला, ये वाला वीडियो देखें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन खेलने वाले हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत है। फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे पहला क्वेश्चन आसान है, आप लोगों को ट्राई करना है जाना है। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता जाता हूँ आपको सोचना शुरू कर देना है कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन शायद अपन ने पहले किया हो, मुझे नहीं पता, बट आप लोग एक बार और ट्राई करो जरा। ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास एम moves in such a way, moves in such a way, moves in such a way that the potential energy को शॉर्ट में P लिख दिया मैंने, potential energy U equal to AR square, where A is a constant, A कुछ भी constant है, ठीक है। ये A जो है ना, ये एक constant है, A is a constant and R is the, R जो है वो डिस्टेंस है, R is the distance of particle from origin, ठीक है। origin से डिस्टेंस है, R is the distance of particle, R is the distance of particle from origin, assuming, क्या assume करना है, देखो आज वाले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करे जाएंगे वो इमेजिनरी सिचुएशन में सारी अज्यूम करना है। बोहर मॉडल में मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। अज्यूमिंग बोहर मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन, बोहर मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन of angular momentum and circular orbits. Find the radius of nth allowed nth ऑर्बिट का रेडियस पता करके बता दो जरा क्या, ठीक है। nth ऑर्बिट, तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहले किया है मैंने तो ठीक है, करवाया तो ठीक, नहीं करवाया तो भी ट्राई करना है। तो ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज कर दो एक बार और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मुझे सॉल्व कर देना चाहिए। तो देखोगे ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारी बार इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनमें कुछ न कुछ वेरिएशंस दिया होगा, तो इन क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करनी होती है आपको, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको पहले तो एक जो पोटेंशियल एनर्जी से क्या करेंगे अपन, फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है माइनस du/dr। और भी जगह ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट और भी जगह आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी क्वेश्चन में दे दिया जाए, ऐसा एसएचएम में भी करते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया जाता है, वहां से फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स को कंपेयर करके, अगर वो फोर्स इस टाइप का है कि ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है या एसएचएम हो रहा है, कंपेयर करके टाइम पीरियड वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो माइनस du/dr करोगे तो क्या आ गया, देखो d/dr a इंटू आर स्क्वायर, तो माइनस a इंटू 2r, माइनस a इंटू 2r। ये माइनस जो है अट्रैक्शन के कारण बता रहा होगा, जैसे माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के बीच। तो ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा। मींस आपको लिख देना है mv²/r को जो लिख देना है वो 2ar लिख देना है, पहला इक्वेशन ये हो गया। फोर्स में और कोई वेरिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग मान लेना, ठीक है। और दूसरा आपको बोहर क्वांटाइजेशन बोला ही है, क्वांटाइजेशन मान के चलो आप, तो NH/2π हो गया सेकेंड। अब मुझे क्या पता करना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस पता करना है, वेलोसिटी नहीं पता करना। मींस v को गायब कर देंगे, तो v का यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है
NH/2πmr, ये पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 1। ये v का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, NH/2π तो एज इट इज है mr, और यहाँ पुट करता हूँ तो m r, ये हो गया NH/2πmr होल स्क्वायर 2ar। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है देखो, m/r n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 2ar। ठीक है, अब r जो है यहां से अगर सारे r देखे जाए तो यहां से सिंप्लीफाई करके आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, nth पावर ऑर्बिट का। ठीक है, r को एक साइड ला दो, बाकी सारी टर्म एक साथ होगी, और r की पावर 4 हो रहा है, ये r और r को यहाँ ला दूं तो r की पावर 4 हो जाएगी, तो ये r पावर 4, यहाँ क्या बचेगा m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ये 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 8a पाई स्क्वायर m, एक m गायब कर दूं ऊपर से, नीचे m बचेगा, ये इस टाइप का आ रहेगा, तो पावर 1/4 कर दूं तो यहाँ r बचेगा, ये इस टाइप से अपना आंसर है। ठीक है, तो चेक करो जरा यही क्या इसी टाइप का आंसर है कि आप लोगों का भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन, ऐसे और भी दिए जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग कभी भी फंक्शन दे दिया जाए और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना आपको तो -du/dr, जो वर्क और एनर्जी में पढ़ा था अपन ने वही कॉन्सेप्ट लगा के आगे क्वेश्चन सोल्व कर देना होता है। ठीक है, तो नोट कर लो जरा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखता हूं, देखो अगला क्वेश्चन लिखने से पहले, अगला कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं एक टर्म समझा देता हूं आपको, देखो क्या है, और वो मैंने पहले भी बताई थी आपको लेक्चर्स में, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पहले नहीं कराया, बट अभी लेक्चर के में अभी कर लेंगे अपन क्वेश्चन। तो टर्म चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग एक बार खुद से क्वेश्चन ट्राई करना। तो क्या है देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा रहा है तो ध्यान से समझ के लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, an imaginary particle has a charge equal to, an imaginary particle has charge equal to that of an electron and mass 100 times the mass of the electron। मीन्स एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है और जो उसका मास है वो कितना है, 100 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन से। it moves in a circular path, in a circular orbit around a nucleus of charge, और न्यूक्लियस का चार्ज है +4e। ठीक है, take the mass of nucleus to be infinite। न्यूक्लियस का मास आपने इनफाइनाइट मान लेना है। ठीक है, assuming that Bohr model is applicable to the system। ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में आप बोर मॉडल लगा के आंसर निकालो। ठीक है, फर्स्ट क्या नहीं पता करना है, derive an expression for radius
ठीक है, बी ऑप्शन। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, फाइंड द wavelength of radiation emitted when the particle jumps from fourth orbit to the second orbit। ठीक है, मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना हायर से लोअर पे, तो रेडिएशन इमिट होते हैं, फोटोन इमिट होते हैं, तो यही फोटोन की कहानी अभी आपको समझा देनी क्या होगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो जरा बच्चों, मुझे पता है आप लोग सोल्व तो कर ही लोगे। सर हम तो नहीं कर पाएंगे, ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से बच्चों, एक बार ट्राई करो जल्दी, फटाफट से आंसर आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना होगा, सोल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया तो वीडियो पॉज करके अभी ट्राई करो जरा। अब ये क्या है देखो, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा ये मुझे पता करके बताना है। तो पहले तो आप ये बताओ बच्चों, क्या मैंने नोट लगा के आपको ऐसे समझाया था कुछ, इसको भूल जाता है भी, और मैंने नोट लगा के आपको क्या एक्सप्लेन किया था वो बताता हूँ पहले, और फिर उससे देखना कितना जल्दी से तुरंत से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने नोट लगा के आपको बताया था कि बोर मॉडल में जो रेडियस होती है 0.529 एंगस्ट्रॉन n स्क्वायर बाई जेड। अब ये जो कांस्टेंट होता है ना, इस कांस्टेंट में m आता है, और वो जो m होता है r इज प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। m बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे वेलोसिटी में कुछ नहीं आता। वेलोसिटी जो 2.186 मीटर इंटू 10 पावर 6 z/n मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला बताया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो एनर्जी में मास आता है, मास ऊपर आता है, वेलोसिटी में कुछ नहीं आता, m पावर 0 आता है। ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वही सब कहानी को यूज करके अपन यहाँ पे सोल्व करना शुरू करते हैं। अब वेलोसिटी का तो क्वेश्चन में कोई पूछा ही नहीं, पंगा ही नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हो क्या रहा है देखो बेटा, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्लस 4e, ये तो न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या बोल दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल घूम रहा है, पता नहीं कौन सा पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसा है, और इसका जो मास है ना m डैश, वो कितना हो गया 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रहा an imaginary particle charge equal to that of an electron and mass 100 times of the electron। तो अब रेडियस में क्या होगा देखो, ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट में मास किधर आता है बच्चे, ये जो कांस्टेंट है इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो वो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था उस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाता हूँ, यहाँ से इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा के नया मास पुट कर देंगे, उसकी जगह 100 है। वो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको हटा के उसकी जगह क्या लगा दूं मैं, m डैश लिख दूं क्या। यहाँ जो m था तो यहाँ जो r आएगा, r कैसे लिखना होगा देखो, मैं लिखता हूँ r का वैल्यू, r इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन। ये मास का मैंने डिवाइड मास का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो मास गायब, और वापस उस मास की जगह कितना मास पुट करना है मुझे, 100 है। समझे, पहले तो क्या करना है, इस ये जो 0.529 के फैक्टर में ये मास आ रहा था ना m, उसको गायब करना है। तो मैंने m को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि वहां डिवाइड में आता है ना मास, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब वो गायब हो गया और उसकी जगह 100m लिख लिया, और साथ में ये n स्क्वायर बाई जेड एज इट इज टर्म। तो यहाँ रेडियस कितना आ गया देखो, रेडियस जो हो गया ये m से m गायब हो गया, तो 0.529 एंगस्ट्रॉन n स्क्वायर अपॉन यहाँ 100 अपॉन जेड। अब ये जेड की जगह कितना पुट कर लोगे, जेड की जगह 4 पुट कर लोगे, तो रेडियस कितना आ गया देखो, जेड 4 पुट करते जो रेडियस आएगा मेरे पास
Z4 पुट करते हैं 400 आ गया, तो 0.529 एंगस्ट्रॉन जैसे मैं Z का वैल्यू 4 पुट करूंगा, Z बराबर 4, तो R क्या आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन डिवाइड बाई 400 क्यों लिख लिया, Z4 आ गया इंटू 100 इंटू एन स्क्वायर, ये आंसर हो गया बोर ऑर्बिट का। ठीक है, आप चाहो तो पूरे डेरिवेशन से भी जा सकते हो। पूरा डेरिवेशन बोले तो क्या mv स्क्वायर बाई r जो होगा mv स्क्वायर बाई r, पर यहाँ mv स्क्वायर m क्या लिखना है, पूरा इलेक्ट्रॉन का मास 100 mv स्क्वायर बाई r, उसको किसके बराबर कर देना है 100 mv q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और दूसरा mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। ऐसे सेम पैटर्न पे दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालने के लिए ट्राई करो। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर खुद से निकालने के लिए ट्राई करो जरा। तो मैं ये वाला मिटा देता हूं और अब यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लेना आपको, सेकंड वाला ट्राई कर रहे हो तो करिए जरा वीडियो पॉज करके। तो सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं जरा मैं, क्या पहले तो मैं एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, क्या आएगा यहाँ पे। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने यहाँ m का डिवाइड कर लिया क्योंकि m मल्टीप्लाई में आता है, इनटू 100 m कर दिया है। बाकी कहानी वही है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, उस m को कांस्टेंट में से गायब करना है ना, तो मल्टीप्लाई में आता है ना, तो मैंने डिवाइड में लगा दिया। तो यहाँ जो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ये आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 100 किया तो यहाँ 60 आ जाएगा क्या, इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब z की जगह कितना पुट कर दूंगा बेटा, z की जगह यहाँ पे आ जाएगा कितना हमने पास, ये तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z की जगह कितना लिख लें 4 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब जंप कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल जो फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में जंप लगा रहा है, तो डेल्टा ई इक्वल टू hc बाई लैम्डा लिख लिया गया। पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं हटा रहा हूं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हटा दिया। अब डेल्टा ई जो आएगा ना बेटा 36, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc का वैल्यू रख लेंगे भैया ना, ये 4 स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, डेल्टा ई फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में जंप लगा है, यहाँ आ गया 12400, ये आ गया एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन यहाँ से जो लैम्डा निकल के आएगा वो किस में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब हो जाएगा, लैम्डा एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। 13600 सॉरी, ये 4 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 16, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 1 1 बाई गायब हो जाएगा। ठीक है ना, 12400 एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब हो गया, तो लैम्डा क्या आ गया देखो, यहाँ से लैम्डा आ रहा है 12400 अपॉन 1360 इनटू 3, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई करने पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आ रहा है देखो, यहाँ से 12400 डिवाइड 1360 डिवाइड 3, तो यार है 3.03 क्या आंसर है, 3.039 एंगस्ट्रॉन, ये अपना आंसर है। ठीक है, इतना वेवलेंथ का फोटोन निकल रहा होगा वहां से, तो कॉपी कर लो इसको, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करें सर, एक क्वेश्चन और कर लेंगे सेम पैटर्न का। तो क्या है देखो अगला क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं पहले। वीडियो पॉज करके लिख लेना हम लोग। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ पूरा। अगला क्वेश्चन है क्या देखो, अब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना जरा, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ।
क्वेश्चन थोड़ा, तो देखोगे एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग in a circular orbit, orbiting in a circular orbit of radius r, ठीक है, under the influence of a constant magnetic field of strength B. Assuming that Bohr postulate regarding the quantization of angular momentum holds good for this electron, ठीक है, फाइन। मीन्स क्या है, वापस से अब की बार जो फोर्स है ना बेटा, पिछली बार वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिल रहा था, फिर पोटेंशियल एनर्जी दिया तो उसका डिफरेंशिएशन से मिला। अब की बार आपको मान लेना वो मैग्नेटिक फील्ड से मिल रहा है कहीं ना कहीं, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखो, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, द रेडियस आर ऑफ ऑर्बिट, पहला तो ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा पता करके बता रहा हूं, जो भी रेडियस घूम रहा होगा। दूसरा क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, वो जो ऑर्बिट में घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए हिंट भी दिया है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना उसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल करंट, वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका ऑर्बिटल करंट आएगा, ऑर्बिटल करंट का आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, और डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में है तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट एंड मैग्नेटिक फील्ड भी, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। थर्ड क्वेश्चन हो रहा है, अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको दिखेगा। लास्ट, सॉरी थर्ड तो हो गया ना, ये फोर्थ। टोटल एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। टोटल एनर्जी मैं इस दोनों को ऐड कर देना है, बाकी और कुछ नहीं। चलो तो ट्राई करो, जरा वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, पहले ही बोल दिया सर्कुलर ऑर्बिट और आर रेडियस में घूम रहा है। तो पहला क्वेश्चन, पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन को घुमा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन घुमा दिया आर रेडियस में, ठीक है।
तो आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, मान लो यहाँ वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे, ये सब फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है ना आपको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्यू वी क्रॉस बी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है किधर आएगा कैसा आएगा, क्यू को साइन के साथ में रखना है। वी क्रॉस बी करो नीचे आ जाए, मतलब ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर? बाहर की डायरेक्शन में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को मानता हूँ डॉट, तो वी क्रॉस बी करूंगा तो ऊपर आएगा, वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन का माइनस लगेगा, तो ये डॉट नेचर का आ गया अपने पास, डॉट नेचर का आ गया कौन? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से जो क्यू वी बी है, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी स्पीड इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया? एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो आर की जगह क्या लिखा जा सकता है? और एक क्या लिख दूंगा मैं? एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब मुझे क्या चाहिए? पहला रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट चाहिए ना, तो यहां से एम वी की जगह क्या लिखा जा सकता है बेटा? यहां से ये एक वी से भी गायब हो गया, ई आर बी अपॉन एम इंटू आर एन एच अपॉन 2 पाई। पहली इक्वेशन से मैंने वैल्यू पुट कर ली, किसका? यहां से अगर मैं वैल्यू लिखूंगा ना, यहां पुट किया मैंने किसका वैल्यू? v का। v का वैल्यू कितना आ रहा है? e r v अपॉन m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक v गायब करके, ठीक है ना। तो यहां से r और r मल्टीप्लाई होगा, ये m से m गायब हो गया, तो यहाँ r स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है? n h अपॉन 2 पाई r स्क्वायर b e, रूट लगा लिया, तो ये आ रहा है। चेक करो जरा आंसर, ऐसे कुछ r का वैल्यू आ रहा है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का वैल्यू क्या कुछ ऐसा ही है। ठीक है, एंड अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, अब तो वेलोसिटी का वैल्यू पता करने के लिए वेलोसिटी कितना है देखो, ई आर बी, तो ई बी बाई एम, और आर का वैल्यू यहां से लिख लिया एन एच 2 पाई बी। बी को यहाँ अगर लिखना चाह रहे हो इसको पूरा एन एच, तो एच इट इज इस एम स्क्वायर को अंदर ला दिया, 2 पाई एच इट इज, और ये बी यहाँ आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, दूसरा वाला मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी बड़ा आसानी से आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दोगे आप? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ यही आ गया ना, वी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1/2 एम, ये एक गायब हो जाएगा, तो एन एच बी ई अपॉन एम 2 पाई, ये सा काइनेटिक एनर्जी आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पाई आ गया, एन एच बी ई अपॉन 4 पाई एम। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसमें कि आपसे क्या पूछे बेटा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा। ठीक है, गैप तो नहीं हो रहा ना कुछ? एन एच बी अपॉन 4 पाई एम। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट आएगी, और उस करंट का यहां से मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेना है। ठीक है, वो करंट का जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि राइट मैं चाह रहा हूँ राइट वाली टर्म को एज इट इज मेंटेन रखूं, उसको रब ना करूँ सॉल्यूशन को। तो आप लोग एक बार ट्राई करो जरा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। थर्ड में क्या है बेटा? यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसकी इक्विवेलेंट करंट इधर आएगी, इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, और वो करंट आई को क्या लिखा जा सकता है? E बाई टी। ठीक है, और E बाई टी को क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई आर बी बी, तो ई बी अपॉन 2 पाई आर, ये तो करंट आ गए मेरे पास। डाइपोल मोमेंट M क्या लिखा जाता है? NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 1, ई बी अपॉन 2 पाई आर इनटू एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, तो ई बी आर बाई 2, ये क्या आ गया अपने पास? डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आ गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं मैं, ये जो डाइपोल मोमेंट है EVR/2 आ गया। ठीक है, अब V और R का वैल्यू अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ये,
V और R ये रहा के कैलकुलेशन में, ये रहा V और ये रहा R, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, E/2, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। R का वैल्यू क्या है बेटा, NH/2πBe इनटू, ये तो R आ गया, B का वैल्यू, V का वैल्यू सॉरी V का वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, NH/B अपॉन m² 2π, ठीक है। अब कौन कौन गायब होने वाला है देखो यहाँ से, ये B से ये B गायब हो गया और कुछ नहीं गायब हुआ, ठीक है। और रूट से रूट हटा देते हैं तो ये क्या बचेगा, देखो ये E/2 तो एज इट इज है, E/2 NH बाहर आ गया बेचारा रूट गायब करके, 2π बाहर आ गया और m, तो ये जो डाइपोल मोमेंट आया है ये कितना आ गया, ENH/4πm, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस mb, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -m/b, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -m.b। m वेक्टर का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में अंदर है, यहां से देखा जाए तो m वेक्टर किधर आ रहा है बेटा, अंदर बोले तो क्रॉस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड वहां से कितना है, डॉट, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, -mb cos 180, तो cos 180 का वैल्यू -1 पुट कर देना है, तो माइनस ये आ गया ENH/4πm, ये तो डाइपोल मोमेंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड -1। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है U लिख लो इसको, या पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, ये जो U पोटेंशियल एनर्जी आई है माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी आ गया 4πm, कुछ गायब हो रहा है NHBE/4πm, ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अब जो टोटल एनर्जी निकालूंगा मैं यहाँ से, तो मेरे को क्या पता लगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर बराबर है। फोर्थ क्वेश्चन में अब जो टोटल एनर्जी निकालूंगा वो क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों बराबर बराबर आ रही है, NHBE/4πm प्लस NHBE/4πm, तो आंसर हो जाएगा क्या, NHBE, मेरा N और H एक जैसा बन रहा है, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये इस टाइप से अपन ने हाइपोथेटिकल वाला सिचुएशन वाला एक और क्वेश्चन कर डाला, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, देखो क्या क्या वेरिएशन कर दिया अभी तक अपन ने। पहले क्वेश्चन में क्या वेरिएशन किया था, पोटेंशियल एनर्जी दिया था, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा के नया इलेक्ट्रॉन या मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन ला दिया, तीसरे में मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा और भी कोई चेंज किया जाए ना तो आपको यही करना है, बस क्या ये ध्यान रखना, MVR = NH/2π ये वैलिड होगा, इसके लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल दे जाएगा बोर मॉडल वैलिड है या क्वांटाइजेशन वैलिड है, ऐसा कुछ हिंट दे देगा। साथ में फोर्स को चेंज करेगा, अब वो फोर्स आपको कैलकुलेट करके लाना है कैसे भी करके, ठीक है ना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने फोर्स कैलकुलेट किया पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके, इसमें QVB वाला फॉर्मूला मुझे याद था, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह डाइपोल मोमेंट ये कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव में गलती नहीं होगी, वरना पोटेंशियल एनर्जी में आप माइनस का भी गड़बड़ कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगा। ये थीटा 180 पता होना चाहिए, ठीक है। कहानी नोट कर लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नया कुछ ही नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, वही डेरिवेशन है, वही घूम रहे हैं बस, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं वापस, वीडियो पॉज करके लिख लेना पूरी कहानी आपको। गायब गायब, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो डेरिवेशन क्वेश्चन जो भी है। हाँ अब क्या होता है देखो बच्चों, यहाँ पे आके आपके पास एक ज्यादा ही नई चीज आएगी, आप बोला सर ये ऐसा भी है क्या है, देखो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस
इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन ऑन एनर्जी ऑफ एटम। एटम का एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी सब पे क्या क्या फर्क पड़ेगा न्यूक्लियस के मूव करने पे। आपको लग रहा है सर न्यूक्लियस कैसे मूव करेगा, अभी बताता हूँ। देखो न्यूक्लियस कैसे मूव करता है ये समझते हैं, ठीक है। आ जा, हाँ जो क्या है कहानी, न्यूक्लियस कैसे मूव करता है एक बात बताता हूँ आपको। अगर ग्रेविटेशन में याद होता है एक टर्म पढ़ी थी अपने, बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है, दो स्टार होते हैं, एक दो, और दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे होते हैं। वही सेम कहानी यहाँ भी होती है। हकीकत में होता क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्यों रेस्ट में होगा, न्यूक्लियस बाइनरी स्टार सिस्टम के जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। देखो क्या है हकीकत में, यहाँ पर अभी तक क्या मान रहे थे, न्यूक्लियस रेस्ट में, पर हकीकत में होता नहीं है। मान लो ये मैंने मान लिया यहाँ पे, ये पीला पीला जो है, ये पीलू पीलू क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, माना कि न्यूक्लियस थोड़ा भारी है, ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। और न्यूक्लियस का मास मैंने मान लिया m2, और मुझे पता है m2 ग्रेटर देन m1 होगा। m1 इलेक्ट्रॉन का मास मान लिया, m1 m2 इसलिए मान रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको me और m लिख सकता हूँ मैं न्यूक्लियस के लिए भी अलग अलग, ठीक है। ये मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास, मुझे पता है जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होगा, बट मैंने थोड़ा सा बहुत दूर बनाया है। ये न्यूक्लियस r2 रेडियस में घूम रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा r1 रेडियस में। न्यूक्लियस भी मूव करता है हकीकत में, बट अपन इसको रेस्ट में मान लेते हैं, क्योंकि ये जो r2 है ना वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है। क्या इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, अरे प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। अब ये तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, बहुत सारी चीजें इसके साथ, तो ये सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहाँ न्यूक्लियस भी होगा। हकीकत में अपन क्या मान लेते हैं, न्यूक्लियस रेस्ट में ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बस इसके चारों ओर। एक्चुअलिटी में क्या है, कुछ माइनर एंगस्ट्रॉम से भी छोटा, पिकोमीटर पता नहीं जो भी मीटर होता है सबसे छोटी यूनिट, उतनी रेडियस में तो ये न्यूक्लियस घूम रहा होगा ना। तो ये न्यूक्लियस जो घूम रहा होगा, न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा होगा, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से न्यूक्लियस का मोशन हो रहा होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का मोशन इस टाइप से है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन भी कुछ न कुछ होगा। अब ये न्यूक्लियस यहाँ से उठ के आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, इस सेंटर के अबाउट घूम रहा होगा, लाइन बढ़ा दी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। हमेशा दोनों जो है, ठीक है, मींस ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा होगा, न्यूक्लियस यहाँ आ गया होगा, फिर ये यहाँ ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। इसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस नहीं मिला, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को r1 रेडियस ऐसे ही बनाई है। वैसे हकीकत में थोड़ा और बड़ा बनाओ, बाइनरी स्टार सिस्टम के जैसा। ग्रेविटेशन में बाइनरी स्टार सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया ही था, ठीक है। m1 m2 किस के मास है, देखने से पता लग रहा है, ये न्यूक्लियस बोल दिया आपने, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया। m1 m2 न्यूक्लियस का मास है, m1 इलेक्ट्रॉन का मास है, बाकी अब मैंने लिख रहा हूँ। अब यहाँ क्या होने वाला है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी नहीं लिख के मैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में कैलकुलेशन करूंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के अट्रैक्शन के कारण आ रहा है। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस का रेडियस नहीं पता करना मुझे, r1 की ये इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना है ज्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखता हूँ, देखो क्या लिखूंगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपन क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लिखूं, m1 इलेक्ट्रॉन का, ओमेगा स्क्वायर r1, ठीक है। r1 रेडियस में घूम रहा है, मींस होता क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो किसके अबाउट घूम रहे हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व्स अराउंड दैट सेंटर ऑफ मास। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना उसके अबाउट घूम रहे हैं। COM समझ जाओगे, पूरा लिख दो ना सर, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं। ये जो r है, r मैं मान लेता हूँ r1 प्लस r2, ये जो है किस के बीच का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और रेडियस के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन। ये क्या, r जो है सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, r जो है क्या है, ये सेपरेशन बिटवीन
इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो आर को क्या लिख सकता हूं मैं, R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहां से सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से R1 आपको पता ही होगा, R1 को क्या लिखा जा सकता है, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। ऐसे ही साथ में R2 को क्या लिखा जा सकता है, M1 प्लस M2। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, M1 R1 M2 M1 x1 M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 RCM लिखा था ऐसा, MXCM उससे ही आता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया बेटा यहाँ पे, M1 ओमेगा स्क्वायर R1। ओमेगा की टर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की अलग अलग होगी, दोनों का ओमेगा सेम होगा। इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा तब इसका भी एक साइकिल कंप्लीट होगा, इसलिए दोनों का ओमेगा तो सेम होने वाला है। तो M1 ओमेगा स्क्वायर R1। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से लाएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस ZE इनटू E अपॉन R स्क्वायर। यही आ गया ना। अभी मैं कैंसिल आउट कुछ भी नहीं कर रहा हूं, M1 एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, ये R1 की जगह यहां से क्या लिख लिया, M2R अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या आ गया, देखो यहां से अगर देखा जाए तो ये M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। इसमें देखा जाए ना तो ये पूरा इक्वेशन, राइट वाला तो वही, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट वाले में चेंज हुआ। लेफ्ट वाले में अगर अपन न्यूक्लियस को रेस्ट में मानते हैं तो यहाँ केवल M1 आता है, अरे mv स्क्वायर बाई r और v इक्वल टू ओमेगा r करूंगा तो यही तो आता ना। ठीक है, तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। मींस आप ऐसा समझ सकते हो क्या कि ये जो पहले इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा था वहां पे ये इतना सारा मास आ गया एक्स्ट्रा ये। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट वाली टर्म आ गई। अब दूसरा जो एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा मैं सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, NH/2 होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2। तो यार सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं अपन, कितना आ रहा है। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम को यहाँ mvr से नहीं लिखेंगे, I ओमेगा से लिखेंगे। I क्या है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा यही वाली टर्म। ठीक है, तो यहां तक नोट करो जरा आप एक बार पहले। डायग्राम हटाना पड़ेगा, फालतू में इतना स्पेस ले रहा है और ज्यादा कोई काम का तो है नहीं डायग्राम। ये तो बाइनरी स्टार सिस्टम के जैसा ही है। हेडिंग पे हटा देते हैं, पता लगेगी आपको हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस का जो मोशन है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखो क्या, mvr इक्वल टू यहां लिखूंगा I ओमेगा। अब ये I लेके आएंगे, I बोले तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। ठीक है, M1 R1 का यहां से लिख दूं M2 R अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, M2 M1 R अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की कहानी समझें। तो I क्या आ गया देखो यहां से, M1 M2 यहां से कॉमन ले ले, M1 M2 ऊपर से कॉमन ले ले, M1 प्लस M2 होल स्क्वायर नीचे से कॉमन ले ले, R स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो तो यहाँ M2 बचेगा और यहाँ M1 बचेगा। ठीक है, M1 प्लस M2 आया हुआ तो क्या आ गया देखो बेटा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। ठीक है, अरे उल्टा लिख दिया, ऐसा लिखना है I ओमेगा, mvr थोड़ी लिखना है, NH/2 पाई। अब मैं ये I का कैलकुलेशन कर रहा था तो ये I क्या आ गया बेटा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 R स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू NH/2 पाई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1 और 2। बस यहाँ V नहीं आ रहा है, ओमेगा आ रहा है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके R पता लगाया जा सकता है, ओमेगा पता लगाया जा सकता है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा स्मार्टली, ये m1 प्लस m1 m2 अपन m1 प्लस m2 ये जो आया है, इसको अपन एक नया नाम दे देते हैं म्यू। क्या नाम दे दिया मैंने, ये जो यहाँ है ना m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जो आया है, इसको अपन ने म्यू नाम दे दिया। एसएचएम में भी आया था ना, उसको रिड्यूस मास बोल देते थे, ये म्यू नाम दे दिया। तो ये क्या आगे देखो, म्यू ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये तो इक्वेशन नंबर 2 है। और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, म्यू ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये रिड्यूस मास लगाते से। अब कुल मिला के देखा जाए ना तो ये वही हो गया सारी कहानी। ये MBR हो गया बेटा, ये MBR हो गया। यहां से लिखो तो m ओमेगा को v लिख लें तो MBR। ठीक है, यहां तक की कहानी नोट करो, फिर समझाता हूं। देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये लिखो पहले, ये तो लिख ही लिया आपने पहले, तो ये गायब कर देता हूं मैं। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इसको म्यू लिख लिया बस है ना, तो वही तो बन गया ना बाकी। अब देखो क्या है यहां से, ये जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था ना सबसे पहले, देखो अगर v जो है ओमेगा r लिख दूं ना, v इक्वल टू ओमेगा r, v इक्वल टू ओमेगा r लिखते ये सारी इक्वेशन वही बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा ऐसा लिख दें। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये वहां भी तो थी, यहां भी। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा r लिखते ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी बन जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से देखा जाए ना, देखो इस इक्वेशन को लिखूं मैं, पहली इक्वेशन को ऐसे लिख दूं क्या, म्यू v स्क्वायर अपॉन r NH अपॉन 2 पाई, ये वापस इसको एक काम करता हूं, डैश डैश नाम दे देता हूं। ये इक्वेशन क्या बन गई, डबल डैश, और v इक्वल टू ओमेगा r लिखते MBR, m की जगह म्यू आ गया बस, MBR इक्वल पहली वाली इक्वेशन देखो, म्यू वी आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये MBR वाली इक्वेशन है ना, इसको डबल डैश नाम दे दिया। और ये नीचे वाली इक्वेशन म्यू MV स्क्वायर बाई R इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसको अपन ने डबल डैश नाम दिया। ठीक है, कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि अपने पास एक इस सिस्टम को अपन ऐसा मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उस इलेक्ट्रॉन का मास बदल के अलग हो गया। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बदल के कुछ अलग हो गया, और वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जो अपन पढ़ रहे थे ना भी इलेक्ट्रॉन का मास बदल दे तो क्या होगा, तो आप ऐसा सिस्टम समझ सकते हो कि जो पूरा इक्विवेलेंट सिस्टम आया ना, इसको ऐसा मान सकता हूं कि जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है उसको अपन ने रेस्ट में मान लिया। न्यूक्लियस जो घुमा रहते हैं, जिस न्यूक्लियस को भी अपन, उस न्यूक्लियस को अगर मैं रेस्ट में मान लूं, ये न्यूक्लियस, इसको रेस्ट मान लें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का बस मास बदल दो आप, ये इलेक्ट्रॉन का मास म्यू कर दिया जाए m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो सारे डेटा वही ले जाएंगे आपस से। ठीक है, यहाँ रेडियस में घूम रहा है, मतलब हुआ कुछ नहीं है। वो जो इलेक्ट्रॉन का ये जो रेडियस आएगा, ये रेडियस निकालने के लिए मैंने को क्या करना है, r निकालने के लिए, उसके लिए क्या करना है, मुझे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का मास चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, अभी भी मैंने सिखाया था कि रेडियस का फॉर्मूला, तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कहाँ लिखूं मैं यार, इसको एक साइड में लिखते हैं तो फॉर्मूले में अच्छे से लिख पाऊंगा। यहां पे अगर मैंने न्यूक्लियस मान लिया, ये तो आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घुमाया था, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन का मास जो है म्यू मान लिया, वो क्या आ गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये r तो है, ये तो यहाँ पे मुझे रेडियस निकालनी है ना, तो रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या किया, r इक्वल टू जो अपन लिखते थे 0.529 एंगस्ट्रॉम, यही लिखते थे ना। अब इसमें पता होगा m डिवाइड में आता था,
तो उस डिवाइड में वाले m को हटाने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में m कर दिया जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है यहाँ पे, m1 अपॉन वापस डिवाइड में म्यू इनटू n²/z, ठीक है, ये आ गया। ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी टोटल एनर्जी निकालने के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था। अब इसमें m मल्टीप्लाई में आता था इलेक्ट्रॉन का मास, तो मैंने डिवाइड में कर दिया m इनटू म्यू, ठीक है, इनटू z²/n², ये ऐसा आ गया आंसर, ठीक है। m1 किसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और म्यू क्या है ये तो पता ही आपको। तो ये इस टाइप से करना है वापस से आपको, जो कहानी मैंने पहले क्वेश्चन में समझाई थी ना, मींस इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास हटा के उसकी जगह नया मास लगा देना। नया मास क्या है, म्यू, ठीक है। तो ये कहानी आ गई टोटल एनर्जी की। अब टोटल एनर्जी चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ से, टोटल एनर्जी सिस्टम की निकालनी हो, टोटल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है तो ½ I⍵² से निकाल लेना, ½ I की कैलकुलेशन कर रखी है, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ओमेगा भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, आर निकाल सकता हूँ। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी, ठीक है, K(Q1Q2)/R से टोटल एनर्जी निकालोगे तो ये आ जाएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी चीजें हो सकती है। वेलोसिटी आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में या न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में। ये मैंने न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में लिखी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पूछी जाती तो ω/R1 आती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास पूछा जाता ना तो ये ω/R1 आता फिर, ठीक है। ये यहाँ से ओमेगा की कैलकुलेशन कहाँ से होगी, क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में से एक बार, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या आएगी ω/R1, और ये ओमेगा कैलकुलेट होगा इन दोनों से, ठीक है। ऐसा कोई थ्योरी आपको ऐसे याद नहीं रखना, थ्योरी नहीं याद रखना, पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ऐसे बनेगा तो यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, देखो इसको रब कर देता हूं पहले। गायब चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन ट्राई करिएगा जरा। पॉजिट्रॉनियन आयन, पॉजिट्रॉनियन एटम in a system that consists of a positron and an electron, ठीक है। पॉजिट्रोनियम का मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, that orbit each other, एक दूसरे के राउंड घूम रहे हैं। कंपेयर the wavelength, compare the wavelength of the spectral lines, compare the wavelength of spectral lines of positronium with those of ordinary system या ordinary atom।
देखोगे पहले तो ये एटम जो है उसमें एक है पॉजिट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चों को ये नहीं पता पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो बता देता हूँ। पॉजिट्रॉन जो होता है इसका मास जो है मास सेम एज प्रोटॉन। प्रोटॉन के जैसे इसका मास होता है, नहीं 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 नहीं, चार्ज, मास चार्ज, चार्ज सेम एज प्रोटॉन मींस प्लस ही चार्ज होता है, ठीक है। एंड मास सेम एज इलेक्ट्रॉन। मतलब पॉजिट्रॉन का मतलब आप इसे समझ सकते हो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या समझ सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज तो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। ये जो पॉजिट्रॉन है इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, चार्ज प्रोटॉन मतलब प्लस होगा, ठीक है। अब वो क्या रहा है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है ये, और ये इलेक्ट्रॉन इसके राउंड घूम रहा है। अब यहाँ पे दोनों का मास बराबर बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन अकेला तो घूमने वाला नहीं है, दोनों ही घूमेंगे, ठीक है। दोनों ही घूम रहे होंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा बीच में, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये प्लस ई भी घूमेगा, और ये ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे दोनों। मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैं तो म्यू का कैलकुलेशन करता हूँ। म्यू क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोनों का मास सेम होने के कारण क्या हुआ, mm अपॉन mm, m इलेक्ट्रॉन का मास, ये m/2 आ गया। तो कुल मिला के म्यू की जगह m/2 कर देना है, बाकी सब। रेडियस पूछा नहीं है, एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी कितनी आ गई बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू, अब इसमें m ऊपर आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड बाय 2 म्यू, ठीक है। ये म्यू आगे गया इनटू z² अपॉन n² वाली कहानी तो वही। तो एनर्जी में क्या आ गया, बस ये जो -13.6 अपॉन 2, बाकी कहानी वही z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई भी ट्रांजिशन होता है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम, अब आपको पता है ना डेल्टा ई जो होगा वो hc/λ होता है। तो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब यहाँ डेल्टा ई देखा जाए तो 1/2 का फैक्टर आ जाएगा। तो जो लैम्डा डैश आएगा ना, हाइड्रोजन वाला जो लैम्डा है, देखो डेल्टा ई में क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर आ जाएगा क्या, डिवाइड में, तो लैम्डा में किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। मींस जो लैम्डा पॉजिट्रोनियम आयन का जो होगा वो ट्वाइस ऑफ लैम्डा हाइड्रोजन एटम का जो होगा, ठीक है। 2 गुना हो गया, 2 का फैक्टर क्यों लगा दिया मैंने, समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिख लो जरा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में जो भी लैम्डा आता उससे डबल आ जाएगा पॉजिटिव। रेडियस का ऑप्शन निकालना चाहते हैं तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस जो r का वैल्यू होगा, ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं। यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का। इसको रब कर दें, पहले इसको गायब कर देते हैं। एक क्वेश्चन एटॉमिक कोलिजन का ले लेते हैं और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन्स, how many head-on elastic collisions must a neutron have with deuterium nucleus to reduce its energy from 1 mega electron volt to 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोगे वैसे इस क्वेश्चन में कोलिजन का इतना कोई खास, एटॉमिक कोलिजन का इतना रोल नहीं है, नॉर्मल मैकेनिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है, कुछ नहीं बोला, रेस्ट में मान लेंगे, और एक न्यूट्रॉन आ रहा है जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है ड्यूटेरॉन से, ठीक है। देखो क्या, थोड़ा समझा देता हूँ।
ये न्यूट्रॉन आ गया, ये इसकी ड्यूटेरियम आ गया, इससे टकरा रहे हैं और इसके पास शुरुआत में कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज के नॉट मान ली, वो 1 MeV है। अब ये इसे हीट किया, कुछ एनर्जी में लॉस होगा, फिर हीट करेगा, फिर एनर्जी में लॉस होगा, फिर हीट करेगा, एनर्जी में लॉस होगा, और ऐसे लॉस होते 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 फाइनली कितना 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी बच जाए तो कितना कोलिजन होगा ये बताना है। ठीक है, अब बार बार ये एक ही ड्यूटेरियम से हीट नहीं कर रहा, ठीक है, हो सकता है दूसरा ड्यूटेरियम आगे, तीसरा, सब। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन्स मस्ट ए न्यूट्रॉन हैव विद ड्यूटेरियम न्यूक्लियस टू रिड्यूस इट्स एनर्जी फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, क्या होगी कहानी। तो मान लेते हैं कोलिजन के पहले की कहानी, पहले एक कोलिजन के बाद से निकालो कि एक कोलिजन के बाद इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, दो कोलिजन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तीन कोलिजन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी। ठीक है, और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, सॉल्व करते हैं। एक कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पहले कितनी है। ठीक है, एक कोलिजन, दो कोलिजन, तीन, सारा। तो ये न्यूट्रॉन आ गया, कोलिजन के बाद में मान लो इसका वेलोसिटी v1 हो गया, ड्यूटेरियम इसका वेलोसिटी v2 हो गया, इसका शुरुआत का वेलोसिटी v0 था, ये ड्यूटेरियम रेस्ट में। ठीक है, आपको तो कोलिजन में हेड ऑन कोलिजन है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा दो। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और इलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू भी 1 होगा। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। अब ये न्यूट्रॉन का मास अगर m होता है तो इसका मास 2m, ड्यूटेरियम का पता होगा आपको, हीलियम का आइसोटोप है। तो m इंटू v0 प्लस 0, m इंटू v1, 2m इंटू v2, यहाँ से आ गया v0 इक्वल टू v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2, पहला इक्वेशन। ई का इक्वेशन लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इलास्टिक कोलिजन में E1 हो जाएगा, सेपरेशन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन v0, अप्रोच वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू v0 आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 को ऐड करूंगा इक्वेशन 2 से, तो v1 से v1 गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा 3v2 इक्वल टू 2v0 आ गया। तो यहाँ से v2 कैलकुलेट किया तो v2 कितना आ गया, 2v0/3 आ गया। ठीक है, v2 कितना आ गया मेरे पास, 2v0/3। अब v2 आ गया तो v1 भी आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ v2 का, 2v0/3 माइनस v1 इक्वल टू v0। तो v1 कितना आ गया, 2v0/3 माइनस v0, तो v1 आ गया कितना, माइनस v0/3। ठीक है, ये v1 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखो k0 हाफ mv0²। कोलिजन के बाद, पहला कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv1²। तो हाफ mv1 के लिए क्या लिख दो बेटा, माइनस v0/3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस, सॉरी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/2m, ये 9 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, k1/9 बचेगा। ठीक है, पहली कोलिजन के बाद कितना एनर्जी बचेगा, k1/9। आपको मान लेना है ड्यूटेरियम रेस्ट में। जब दूसरी कोलिजन करेगा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, मैं यहाँ लैंग्वेज में लिख देता हूँ पहले, ये k0 है ना, ऊपर लिख देता हूँ, k0 क्या है, हाफ mv0²। k1 क्या मान लेते हैं, कोलिजन ऑफ, सॉरी कोलिजन नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। k1 क्या है, न्यूट्रॉन ही ना, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, तो k1 का कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, इतना काइनेटिक एनर्जी बचा, k0/9। अब ऐसे k2 क्या हो जाएगा, k2 लिख दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर सेकंड कोलिजन। ठीक है, तो कितना लिखूंगा, हाफ m, सॉरी अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ, ये आ जाएगा k2 जो आएगा ना, वो क्या आ जाएगा, k1/9। मैंने पैटर्न पहचान लिया। देखो k1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन 9, फाइनल काइनेटिक। देखो क्या है, ये वाला जो न्यूट्रॉन है ना,
यानी न्यूट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन 9। फिर ये जब कोलिजन करेगा यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी कितनी हो गई, k1, तो k2 कितनी हो जाएगी, इनिशियल k1 अपॉन 9, तो k1 अपॉन 9 कर दिया मैंने, तो k1 का वैल्यू यहाँ से रखो 1 अपॉन 9, k0 अपॉन 9, फिर आगे कितना k0 अपॉन 9 स्क्वायर। ऐसे k3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, k2 बाई 9, तो आ जाएगा k0 अपॉन 9 पावर 3। आप ध्यान से देखो पहली कोलिजन के बाद यहाँ पे ये आ रहा है k0 अपॉन 9 पावर 1। तो अब मुझे पता है यहाँ कोलिजन होती जाएगी nth कोलिजन, तो k nth पता करना है ना मुझे, तो k0 अपॉन n पावर 9, n का वैल्यू सॉल्व कर लो। k nth कितना बचा 0.025, k1 कितना है 10 पावर 6 n पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू सोल्व करना, लॉगरिथम वगैरह लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। यहाँ से आप n का वैल्यू सोल्व करोगे ना, तो अब मैं तो सोल्व करने वाला हूँ नहीं, ठीक है, लॉगरिथम वगैरह लेके आप लोग इसका वैल्यू सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा 9 पावर n बरोबर 4 इंटू 10 पावर 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आएगा अपने पास 8 आजू बाजू, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लेना और सोल्व कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस टाइप के। ये 1D कोलिजन में 2D में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेना। मैथ्स में ऐसे पैटर्न बहुत बार आइडेंटिफाई करते हो आप सीक्वेंस सीरीज में, तो ये पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया और बाकी चलता गया nth कोलिजन और n का वैल्यू, यही तो पता करना था मुझे कितना कोलिजन होगा, तो n का वैल्यू 8 आ गया, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर को ही क्लोज करते हैं। अब अपना जो एटम है कंप्लीटली क्लोज हो गया, ठीक है। अब आप जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो कहीं से भी लगाओ, जहां से आपको क्वेश्चन लगाने लगाते जाओ, ठीक है। तो करते हैं तीसरी लेक्चर को क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।